हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के विरोध के चलते सड़क से संसद तक कोहराम मचा हुआ है। संसद में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली से सटे दो राज्यों में किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अब इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में भी किसान आंदोलन की आग सुलगती नजर आ रही है, जिसके तहत 18 फरवरी को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर एक महापंचायत होगी और उसी दिन 4 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। बीते 79 दिनों से जारी किसान आंदोलन नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। शायद इसी का असर है कि कृषि कानूनों का विरोध सड़क से संसद तक हो रहा है। एक तरफ जहां अन्नदाता बीते 79 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष संसद में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। शुक्रवार को संसद की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार को MSP पर कानून बनाने में क्या आपत्ति है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब नए कानूनों से बिचौलिए खत्म होंगे और इससे जो बड़े व्यापारी पैदा होंगे उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा। प्राइवेट की बात करें कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं, प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे। प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को? प्राइवेट मंडी के अंदर आए और MSP से ज्यादा में खरीदे। कह रहे हैं बाहर भाव ज्यादा मिलेगा, विकल्प होगा, बाहर ज्यादा मिलेगा, बाहर ज्यादा भाव मिलेगा प्राइवेट में। तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है कि अगर MSP से कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कानूनी बाध्य, उस पर बाध्य होगा। बिचौलियों की बात करी कि आपने बिचौलियों से मुक्त करा दिया, कमीशन एजेंट से मुक्त करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं इस सदन से, ये जो बड़े बड़े धन्नाड आएंगे, बड़े कॉर्पोरेट हाउस आएंगे, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, पूर्ति, ये किसकी श्रेणी में आएंगे? बिचौलिए नहीं तो ये क्या किसान की श्रेणी में आएंगे या उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? ये सबसे ज्यादा अपने मुनाफे को कमाने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। तो बिचौलियों की आप जो बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी कृषि कानूनों के खिलाफ तीखे तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। संसद के बाद शुक्रवार को राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ में कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार पर जमकर बरसे। राहुल ने कहा कि अगर ये कानून लागू हो गए तो किसान के साथ साथ छोटे व्यापारी भी चले जाएंगे और देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम किसानों से बात करना चाहते हैं। बात किस बात की? क्या बात करना चाहते हैं आप? इस कानून को आप खत्म कीजिए, रद्द कीजिए। किसान आपसे बात करने को तैयार है। आप पहले जो उसका है उससे छीन रहे हो, उसकी जमीन छीन रहे हो, उसका भविष्य छीन रहे हो और फिर उसे कह रहे हो बात करेंगे। बात किस बात की? कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले आप कानून वापस लीजिए, फिर जितनी बात आपने किसानों से करनी है, मजदूरों से करनी है, आप करिए। तो मैं यहां इसलिए आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि ये सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, ये गरीबों का मुद्दा है। ये जो सिस्टम है, कृषि का सिस्टम, मंडी, MSP, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये सिस्टम आपकी रक्षा करता है। राहुल गांधी के अलावा हरियाणा के पूर्व CM OP चौटाला ने भी कृषि कानूनों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर ये 3 कानून लागू होते हैं तो सिर्फ किसान नहीं बल्कि देश को भी बड़े नुकसान से गुजरना पड़ेगा। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि हर नागरिक मौजूदा शासन तंत्र से दुखी है।
उधर शुक्रवार को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बहादुरगढ़ में दलाल खाप की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को सकारात्मक संदेश देते हुए कहा कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून बना दे तो किसान संगठन सरकार के दिए संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। जहां विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं किसान संगठन आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए जुटे हुए हैं। गुजरात में भी पूरे देश में ये किसान मीटिंगें होंगी, पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जब जरूरत होगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की, ये गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई रल गया तो अगले साल वो वही मिलता है। वो तो कहते हैं जी 2 अक्टूबर की दे दी, अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढा। इसी को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को एक मोमबत्ती मार्च निकालने का भी फैसला किया है। इसके अलावा 18 फरवरी को ही हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर एक और महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसे किसान नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। किसानों ने सरकार को 2 टूक बोल दिया है कि बातचीत की पहली शर्त एमएसपी पर कानूनी गारंटी देना है, उसके बाद ही आगे चर्चा का दौर चल सकता है। इसके साथ साथ किसान अपना शक्ति प्रदर्शन भी सरकार के सामने कर रहे हैं, जिसका अगला पड़ाव रेल रोको अभियान है। इस पूरे मंजर को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार कृषि कानूनों पर जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी, तब तक अन्नदाता अपना कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटाने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो टोल फ्री झांकी है, रेल रोको बाकी है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आज का सवाल आपको दिखा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार को फिर से किसानों को नए सिरे से बातचीत के लिए बुलाना चाहिए? अगर आपका जवाब हां है तो यस टाइप करके भेजिए और ना है तो नो टाइप करके भेजिए, और जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप अपना जो जवाब है वो भेज सकते हैं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। सतीश नंबरदार प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आनंद बियानी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और सुखवंत सिंह एनएलओ के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल हुकुम सिंह जी से। हुकुम सिंह जी, पहले तक आप लोग ये कहते रहे कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा के बहुत से कम लोग जा रहे हैं, लेकिन आज जो टोल फ्री का अभियान जो राजस्थान में चलाया गया है, क्या अब ये जो आंदोलन है वो हरियाणा और पंजाब से निकल के हरियाणा से खास करके टोल फ्री का जो आंदोलन है वो अब राजस्थान पहुंच गया है? इसकी आग अब धीरे धीरे आंदोलन की बढ़ रही है पूरे देश में। खालिद जी, हमने पहले नहीं कहा, हम आज भी कह रहे हैं, ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी और अकाली दल द्वारा स्पॉन्सर्ड है। लेकिन सर, कर्नाटक में भी तो 10,000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचा, तमिलनाडु में भी लोग पहुंचे, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो आज किसानों के लिए ऐलान भी किया है। ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक तो रहा नहीं। अच्छी बात है, कोई भी सरकार स्टेट की कोई ऐलान कोई कर रही है वो अलग बात है, लेकिन
अगर ऐलान कर रही है तो राजस्थान ने बाजरा क्यों नहीं खरीदा और पंजाब ने पूरी जो धान की फसल क्यों नहीं खरीदी? ऐलान करना है तो करें ना, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं। इसलिए खालिद जी, हम आज भी कहते हैं ये आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा या जो राजनीतिक भावना से ग्रसित हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड ये कार्यक्रम है। दूसरी बात, ये जो आंदोलन में कुछ एक किसान जो भ्रमित हैं वो इसमें आए हुए हैं, उनको लाया गया है, बिल्कुल एक साजिश के तहत लाया गया है। इसमें भी कोई ये जो किसान आज 79 दिनों से बैठे हैं हुकुम सिंह जी, आपको लगता है कि इनको भरमाया जा सकता है? राजस्थान आपको लगता है किसी को भरमा के 79 दिन बैठाया जा सकता है? कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भाटी जी किया। पहले एक सवाल का जवाब तो दीजिए, आपको लगता है कि किसी आदमी को 79 दिनों तक भरमाया जा सकता है और भरमा को बैठाया जा सकता है? 79 दिन हो गए सर। खालिद जी, किसान तो अपने खेत में लगा हुआ है। आप देखिए, ये कौन लोग हैं? जो रबी की फसल है वो फसल गेहूं और दूसरी फसलों पर पानी की व्यवस्था है और पीछे बिजाई चल रही थी, वो सारे किसान तो अपने खेतों में लगा हुआ है। ये कैसा किसान है जो यहाँ आके बैठा है? इसलिए ये लोग केवल और केवल एक जो भ्रमित करने वाली बातें हैं। किसान हैं, हम मान लेते हैं, इनमें कुछ किसान आए हुए हैं जो किसी भी तरह से उनको भ्रमित किया हुआ है, क्योंकि इस सारे आंदोलन में जब जो तथाकथित ये किसान हैं, ये जब समझना नहीं चाहते, इनको उस कानून की गहराई का पता नहीं है, केवल और केवल एक बात का पता है कि पूरे कानून को निरस्त कर दो, बस, इससे ज्यादा नहीं पता। इसलिए ये केवल और केवल राजनीतिक भावनाओं से जो प्रेरित है, या वो लोग हैं जो अपना अस्तित्व टटोल रहे हैं, जिनकी जमीनें खिसक चुकी हैं, चाहे वो ठीक है सर, वो हम किसी भी आधार से, राजनीतिक आधार से, वो सामाजिक आधार से, वो लोग और भाकियों के प्रदेश प्रभारी भी है। सतीश जी, क्या लगता है कि जो 79 दिनों से किसान जो बैठे हुए हैं, क्या उनको भरमा के बैठाया जा सकता है? ये किसान नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को किसने स्पॉन्सर किया? किसने 3 लाख किलोमीटर हवाई जहाज का किराया दिया? किसने उन हेलीकॉप्टरों का वो दिया, खर्चा दिया? किसने जो 1 करोड़ रुपया रैलियों में लग रहे थे, कौन से उद्योगपति ने इसको स्पॉन्सर किया था? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रवक्ता जी, आपका जो दिल्ली में लाल किले की तरह जो ऑफिस बना हुआ 300 करोड़ रुपया भाजपा से कहां से आ गया? कौन से उद्योगपति ने उसको बनाया? आप किस तरह किसानों पर एक इल्जाम लगाते जा रहे हैं? अगर भाई ये सारे बाहर के हैं। अरे आपने तो इसमें आग लगाई, आपने 26 तारीख को आग लगाई इनको उग्रवादी और आतंकवादी खालिस्तानी बोल के। आप तो जो बोलते हैं वो ठीक। बंगाल में जो आप वो बैरिकेड तोड़ते हो तो ये राजनीतिक, और जो किसान तोड़ते थे उग्रवादी। अरे कुछ समझिए, किस तरह आप 7 साल से किसान, जितनी आत्महत्याएं जो बीजेपी के राज में 98 से 2004 तक और 14 से 2021 तक किसानों ने आत्महत्या की है, पूरे दूसरे सरकारों के कार्यकाल में कभी नहीं हुई। और आज किसान अपने किडनी गुर्दे बेचने के उसमें आ चुका है। मेरे भाई समझिए, आप किसानों से झगड़ा मत मोल लीजिए। आपने आज राजस्थान में देखा होगा 14 तारीख को किस तरह ऊंटों की रैली होगी, किस तरह रेल रोकने का प्रदर्शन होगा। आप समझिए। मैं प्रधानमंत्री जी से फिर आनंद जी को भी डिबेट में लाते हैं। आनंद जी, जिस तरह से अभी भाटी जी ने कहा कि ये एक स्पॉन्सर्ड है जो आंदोलन चल रहा है, क्या आपको भी लगता है कि इन लोगों को किसी को समझा के इतने दिनों तक बैठाया जा सकता है? पार्टी जी की बात से है कि ये भाजपा के नेताओं को रास्ते में कांग्रेस जिस प्रकार ये लोगों के 15 लाख का लालच दे के रोज की बात करके सत्ता में आए, इनको लगता काम ये था। आज किसान अपने आत्म लड़ रहा है, इनको सोचना चाहिए। प्रकार से इतने जा रहे हैं और किसानों को कुछ किसान। आनंद जी रोकना चाहेंगे, आपका ऑडियो प्रॉब्लम है। हम सीधे सुखबीर जी के पास जाना चाहेंगे। सुखबीर जी, अभी आपने भाटी जी का बयान सुना। भाटी जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ तथाकथित किसान, क्या इन किसानों को तथाकथित कहा जा सकता है पहला, और इनको भरमाया जा सकता है?
खालिद भाई सुखवंत सिंह बोल रहे हैं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं जी। दूसरा सुखवंत देखो, भाटी जी और दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता आज तक जो पहले दिन जो भाषा बोलते थे आज भी वही भाषा बोल रहे हैं। खालिद भाई, देश में जो कानून बनते हैं ना, जो विधानसभाएं और पार्लियामेंट जो कानून बनाती हैं वो लोगों की सुविधा के लिए और लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाती है। अब मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि सरकार इस बात पे अड़ी क्यों है कि हम इन्हीं कानूनों को लागू करेंगे। जब जनता नहीं चाहती, किसान नहीं चाहते, तो वो क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं? ये एक बहुत सोचनीय विषय है कि क्या ये जनता के हित के लिए तो लाए नहीं गए हैं। ये तो साफ नजर आ रहा है अगर जनता के हित के लिए लाए जाते ये कानून, तो जनता जब नहीं चाहती, किसान नहीं चाहता, तो इनको वापस लेने में परेशानी क्या है? अब साफ इससे इनकी इंटेंट जो है वो दिखाई देती है खालिद भाई कि ये किसके लिए लाए गए हैं, और वो साफ है कॉर्पोरेट के लिए लाए गए हैं। अब जी जो ये एक भाषा शुरू से बोलते थे कि जी भ्रमित है, किसान भ्रमित है, तो आप उसका सही नजरिया रखें। आप सही नजरिया रख भी नहीं रहे। आप ये बताएं किसान को कि इनसे इस प्रकार से लाभ है। मैं शुरुआत से आपके डिबेट में एक बात कहता रहा हूं कि ये कानून किसान के लिए डेथ वारंट है। अब किसान जब उसको डेथ वारंट मान करके और 79 दिन से जब बैठा है, वो भूखा प्यासा ठंड में, रातों में, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक वो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, तो सरकार को या इनके प्रवक्ताओं को या बीजेपी की जो आला कमान की सरकार है उसको क्या इस बात में इंटरेस्ट है कि वो इनको निरस्त नहीं कर रही? अब जनता नहीं चाहती, आप निरस्त करिए और दोबारा से किसानों के साथ बातचीत करके दोबारा नए कानून आप ला सकते हैं, लेकिन इनको तो विड्रॉ करें ना। देश में जो स्थिति अब नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलर, और ठीक कहा सतीश नंबरदार जी ने कि पूरे देश में फैलता जा रहा है। राजस्थान का इसकी गूंज तो आपको साउथ इंडिया तक दिखाई दे रही है, क्योंकि हर किसान जो है पूरे देश का दुखी है। और इन लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने जो केंद्र की सत्ता में बैठ करके किसानों के ऊपर अत्याचार किए और किसानों को जिस प्रकार से आज इस आर्थिक हालत पर मजबूर कर दिया, उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर के और किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। अगर चाहिए बीजेपी, अगर ये चाहती है कि इस देश में, देश का किसान खुशहाल हो, और ये जिस प्रकार की मीठी भाषा भाटी जी यहाँ पे टीवी पर बैठ करके बोलते हैं और इनके नेता दूसरे माध्यमों से बोलते हैं, अगर ये चाहते हैं कि किसान खुशहाल हो, तो किसान नहीं चाहता कि इन कानूनों से उसकी खुशहाली बढ़े, क्योंकि डेथ वारंट से किसी की खुशहाली नहीं बढ़ती है। तो खालिद भाई इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, आनंद बियानी साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। आनंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही बात कह रहा था कि जिस प्रकार से मोदी जी ने को बर्बाद करके सब ये सोचते कि देश इसी प्रकार, एक बात बताए, लाखों की संख्या में बुद्धि नहीं है, वो भ्रमित वाले लोग ये सोचते हैं जिस प्रकार से वोट लेते थे, आज पूरा का पूरा देश अपनी बुद्धि को सुधारे और इन ले एमएसपी की गारंटी का रेट फाइनल करते हैं। ठीक है, ठीक है। हुकुम सिंह भाटी जी, सवाल यह है कि इस कानून का मकसद क्या है, पहले तो आप ये समझाइए और उसके बाद अब दूसरा सवाल करेंगे। खाली जी, बिल्कुल मैं आपकी बात पर आता हूं, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा भाई जो बोल रहे थे इनकी बात का जवाब देना पड़ेगा। ये जो सतीश जी बोल रहे थे, शायद सतीश जी अपनी बात को समझाने में मतलब कहीं मुझे लगता नहीं है इनकी बात कहीं ये ठीक से अपनी बात को कह पाए। इन्होंने कहा ऑफिस कहां से बन गए, हवाई यात्राएं कहां से होंगी। अरे भाई, कौन सी हवाई यात्रा की बातें कर रहे हो आप? ऑफिस की कौन सी की बातें कर रहे हो? अगर आप भाजपा के ऑफिस की बात करते हैं ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी इस देश की, जिसके एक एक कार्यकर्ता ने पैसा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बनाया है। आप भूल गए, आपको पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग का। आप तो केवल लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आने के बाद भी काफी सुन लो भाई, सुन लो जरा, आपकी बारी आए जब बोलना, आप सुन लो जरा, सुन लो जरा। दूसरी बात, ये मेरे साथी कांग्रेस के जो बोल रहे थे, भाई 2010-11 में आप ये कानून लाना चाहते थे, आप एमएसपी हटाना चाहते थे, मंडी हटाना चाहते थे, पूरी जो आज कानून में है वो लाना चाहते थे, उस समय वो सही था, आज गलत हो गया है। अब क्या दिक्कत है? सुनो, आप क्या भाटी जी, आप सुन लो जरा, भाटी जी, अब सुन लो जरा भाई, आप सुना भी करो। अब क्या दिक्कत हो रही है? हमने एक शब्द नहीं बोला, आप सुन लीजिए जरा, सुनो खालिद जी। दूसरी बात, ये भाई जो बोल रहे हैं बिना सिर पैर की बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उस इतिहास को भी जान लेना चाहिए। जब हरित क्रांति इस देश में आई थी,
उस समय भी ऐसे लोगों ने विरोध किया था, हरित क्रांति का विरोध किया था, ये इतिहास में दर्ज है। ये वही लोग थे जिन्होंने ये विरोध किया है। और दूसरी बात, अब आपने एक सवाल किया कि भाई ये जो परिवर्तन है, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये किस लिए आई? नहीं, मकसद ये की बात किसानों की ही मांग पर, अब से नहीं, बहुत समय पहले से। नहीं तो कांग्रेस जवाब दे कि 2010 और 11 में क्यों लाना चाहते थे। उसके अलावा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के एक बहुत प्रभावी नेता थे, राकेश टिकैत जी के पिताश्री, और उन्होंने भी ये कितनी बार डिमांड की कि किसान को आजादी दी जानी चाहिए, वो अपनी कीमत पर माल बेचे। कितनी ही डिबेटें आप निकाल लीजिए, किसान नेता आकर कहते थे कि किसान को आजादी दो, वो अपनी कीमत पर अपना माल बेचे, अपनी उपज को बेचे। भैया आज कानून में अगर अमेंडमेंट हो गई है सर तो मकसद क्या आपका है? तो एक दूसरी बात, सर मकसद तो आपका यही है ना। आज भी है, भाटी जी मैं मकसद पूछ रहा था, मंडी है, भाटी जी मैं मकसद पूछ रहा था, जाकर के भाटी जी मैं मकसद पूछ रहा था, मेरी बात तो सुनिए, खालिद बोल रहा हूं मैं। ये केवल और केवल हम सर फिर कहते हैं भाटी जी मकसद यही है ना आपका कि किसानों की आय दोगुनी हो, के लिए ये किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। भाटी जी मेरी बात तो सुनिए, जिसमें बहुत सारे लोगों का इस तरह का जो भाटी जी मैं मकसद के बारे में बात कर रहा था, में काम नहीं चाहते, वो केवल इसको चलाए रखना चाहते। क्या आवाज पहुंच रही है मेरी? आपका मकसद यही है ना कि किसानों की जो आय हो वो दुगुनी हो, यही चाहते हैं ना, इसीलिए ये कानून लाना चाहते हैं। बिल्कुल, किसान की आय दुगनी तो हो। एमएसपी देने में क्या, एमएसपी पर कानूनी गारंटी में क्या दिक्कत है? अगर चाहे किसान तो जितना पर ऊपर बेच ले, लेकिन उससे नीचे ना बेचे, गारंटी देने में क्या दिक्कत है सर कानूनी? आप किसानों की भले की बात करते हो, तो ऐसे भी तो भलाई हो सकती है। जो पहले सुनिए जरा, जो व्यवस्था पहले चल रही थी वो आज भी है। किसने खत्म किया एमएसपी? आप बताइए सर। एक बात बताइए, आप पूरे देश में एमएसपी आप कह रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप कह रहे हो कि एक कार्ड पूरे देश में लागू होगा, आप एक इलेक्शन की बात कर रहे हो और मंडी 2 की बात क्यों कर रहे हो? खाली जी इनके मन में खोट है। नहीं, पूरे देश के लिए कानून है ये, वही इसलिए लागू नहीं कर पा रहे। नहीं, कौन सा खोट है आप बताइए, आप बताइए ना कौन सा खोट है? पूरे देश के लिए एक व्यवस्था है। जब आप ये 3 कानून बना सकते हैं तो एमएसपी का गारंटी का कानून तो नहीं लागू करते, और उस पर किसान भी राजी है। क्या बैठ के बात हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है ना। हो सकता है अगर आप एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे दें तो किसान थोड़ी नरमी दिखाए। पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एमएसपी पर खरीदा, बाजरा राजस्थान ने क्यों नहीं खरीदा, इसलिए ये व्यवस्था लाना जरूरी है। सर ये दूसरों पे आरोप मढ़ देने से समस्या का समाधान नहीं होगा भाटी जी। सवाल यह है कि आप भी चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े और किसान भी चाहते हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, दे दीजिए। वो बाहर ऊपर जितना डील कर ले बाहर। एमएसपी का मना किसने किया है? सर कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, उनको डर लग रहा है। किसने किया है? वो पहले एक कानून क्यों नहीं पास करते आप? कानून क्यों नहीं लेके आते? आपके कहने पे या आपकी बातों पे इतबार कर लेंगे क्या लोग? ठीक है, सतीश जी बोलिए। खालिद भाई, आज मेरे माननीय प्रधानमंत्री संसद में किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वे खुद इनको गलत मान रहे हैं और खुद एक तरफ जाके फिर किसानों पे थोपना भी चाहते हैं। आज किसान को किस तरह पथ भ्रष्ट करने का काम ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रहे हैं। बात के साथ यही इल्जाम कि किसी पार्टी का स्पॉन्सर किया हुआ है, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से पहले भी पूछा था, अरे भाई आपकी पार्टी को कौन स्पॉन्सर करता है? किसान में आज इतना सामर्थ्य है, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वे हर बात को जानते हैं कहाँ क्या है। और आपने देखा होगा किस तरह संसद में खुद प्रधानमंत्री ने मानना है कि 18 अमेंडमेंट तो गलत है, इसमें तो फिर इनमें हटाने में प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है? एक तरफ तो इनको गलत मानते हैं और दूसरी तरफ थोपने का काम जी क्या दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं सरकार इसको वापस लेने में आखिर गतिरोध कहाँ हो रहा है और क्यों सरकार जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? आप लोग विपक्ष में हैं। देश की 12,000 अरब करोड़ की खुदरा व्यापार की व्यवस्था कृषि पर टिकी हुई और इस पर पूंजीपतियों का पहले से ही ध्यान था। एक बात बताएं, ये एक्चुअल में कानून प्रदेश लेवल के हैं, क्यों केंद्र ने इसमें इंटरफेयर किया? हर प्रदेश की अपनी अलग फसल होती है,
हर प्रदेश की अपनी कानून व्यवस्था और वहां की टैक्स पॉलिसी अलग है। हर प्रदेश में परचेजिंग के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। अब केंद्र ने क्या किया है भी कोई कहीं से खरीदे, कितना भी खरीदे, कितनी आप स्टोरेज करे, अब जो व्यक्ति स्टोरेज करेगा तो वो कालाबाजारी करेगा, कालाबाजारी को सह दे रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब एक छोटे किसान के पास पैसे नहीं है और जरूरत है और वो क्या चाहेगा, उस वक्त पैसे मिल जाए। आज वो मंडी में जाता है तो आड़ती पैसा देता है। जब प्राइवेट मंडियां अगर ये बराबर में ले आएंगे तो उससे क्या रहेगा, जिस प्रकार से बीएसएनएल जियो का हाल हुआ है कि प्राइवेट एक बार तो फैसिलिटी देता है, उसके बाद में जैसे अब बीएसएनएल फेल हो गया और जियो के जो हालात है वो आपके सामने है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ये सारी मंडियां खत्म हो जाएगी और जो डिपो है, डिपो होल्डर भी डिपो बंद कर देंगे और उसके बाद में क्या करें, डायरेक्ट सब्सिडी जो है गरीबों के खाते में देने की बात करेंगे। गरीबों के खाते में जब देने की बात करें, आज वही सिलेंडर वाली सब्सिडी, धीरे धीरे वो सब्सिडी बंद कर देंगे। इस प्रकार की मन का खोर जो है भाजपा के मन में है, जो देश की जनता जान चुकी है। इस प्रकार के कानून को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है पूरे देश का, किसी भी तरीके से हो रहा है। गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। तो क्यों नहीं ये इस बात को मान लेते हैं कि आपने गलत किया और गलत को गलत मानने में कोई बुराई नहीं है। इनको अपने कानून वापस ले लेना चाहिए और नए सिरे से किसानों से बैठ के बात करनी चाहिए, अगर ये एक्चुअल में किसानों की आय 2 गुना करना चाहते हैं। सुखवंत जी, कैसे समस्या का समाधान होगा, हम बार बार यही पूछ रहे हैं, क्योंकि आज 89 दिन सर बहुत एक लंबा अरसा होता है। एक तरह से आप समझिए कि 3 महीने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आस नहीं दिख रही है, बातचीत की डोर भी टूटी पड़ी है। ऐसे में जो किसान हैं वो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? खालिद भाई, किसान के पास विकल्प क्या है? जब सरकार अपने कॉरपोरेट मित्रों के साथ मिलकर के उसकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठी है, उसकी पहले से जो आर्थिक स्थिति है वो खराब है और ये कानून उसमें कोर्ट में खास की स्थिति पैदा कर देंगे और डेथ वारंट एक तरह से ये है, तो किसान के पास तो आंदोलन करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। अब बात यह है कि इस देश की सरकारें जो वेलफेयर स्टेट के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका जिक्र है, वो वेलफेयर स्टेट अपने ही लोगों के आंदोलन पर भी जिनके कानों पर जू नहीं रेंगती। ये किस प्रकार का संविधान है और ये उस संविधान को लागू करने वाली ये किस प्रकार की सरकारें हैं? आपने बीच में हुकम सिंह भाटी जी से पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हमने आजाद कर दिया किसान को, वो किसी रेट पे बेचे। अब एमएसपी खालिद भाई ये कैप है ना, उससे नीचे ना खरीदी जाए, उससे ऊपर खरीद ले तो आजाद तो किसान तब भी हुआ, लेकिन क्योंकि आजादी इन्होंने कॉर्पोरेट को देनी है, इसलिए वो जो कैप है ना, जो एमएसपी के रूप में कैप है कि भाई एक लागत मूल्य जो उसका कम से कम वो तो मिले, उससे नीचे कोई ना खरीदे। जैसे आप देखेंगे जिस प्रकार ये ऑक्शन होती है, सरकारी ऑक्शन होती है, उसमें भी एक तय सीमा होती है। अब किसान यही तो कह रहा है कि आप इस तय सीमा जो हमारी लागत जो मूल्य है उसको आप तय करके उससे ऊपर भी वो बेच सकता है। अगर आप आजादी देना चाहते हो किसान को तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें वो शिकोर भी होता है। लेकिन क्योंकि शिकोर कॉर्पोरेट को लूटने का लाइसेंस देना है, इसलिए वो जो सीमा है उसको हटा दिया और कॉर्पोरेट किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करे किसान को, वो स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी। कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरा विषय है और कई चीजें हैं जो बिल्कुल कॉर्पोरेट के हाथों में गर्दन दे जवाब लेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे और साथ ही ये पूछेंगे कि जो किसानों ने एक्शन प्लान बनाया है, आज जिस तरह से राजस्थान में टोल फ्री कराया और ऐसे ही वो अलग अलग राज्यों में टोल फ्री कराएंगे, तो इसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी। वक्त है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सुखवंत सिंह जी ने जो सवाल उठाया था उस सवाल का जवाब भाटी जी से ले लेते हैं। भाटी जी, क्या 3 कृषि कानून की वापसी में ये पूंजीपति ही बाधा आ रहे हैं क्या? खालिद जी, सुखवंत जी और वो अपने आनंद जी कांग्रेस के, उनके तो बड़ी विचित्र और अजीब सी बात नजर आई। वो उसी व्यवस्था को चलाए रखना चाहते हैं जिसमें राजीव गांधी जी ने बयान दिया था कि जब अगर मान लिया 100 रुपए केंद्र से चलते हैं तो 10 ही रुपए नीचे पहुंचते हैं, 90 रुपए बिचौलियों के हाथ चले जाते हैं। ये कांग्रेस की व्यवस्थाएं रही हैं। ये अधिकृत बयान है, राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो वो उनका उसी तरफ ध्यान है और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का यही चाल और चरित्र है। इसलिए कभी कहते हैं कि वो खातों में चली जाएगी। अरे भाई, खातों में सीधे जो सुविधाओं के पैसे जाने लग गए तो लोगों तक पहुंचने भी शुरू हो गए हैं।
कांग्रेस के समय तो बिचौलिए ही चाट जाते थे उसको, इसलिए इनका चाल चरित्र समझ आता है। दूसरी बात, हमारे साथी सुखवंत जी कह रहे थे कि जमीनें लूट ली जाएंगी, ये डेथ वारंट है, और जो है ना ये सारा जो है ये एक पूंजीपतियों की व्यवस्था लाना चाहते हैं। इन तीनों जो अमेंडमेंट हैं, तीनों जो अलग अलग कानून हैं, इसमें कौन सा ऐसा प्रोविजन है, कौन सा ऐसा एक कानून है जो खेतीबाड़ी को या जमीन को लूटता होगा? कितना ही एग्रीमेंट कर लो, लेकिन जमीन के ऊपर ना तो वो लोन ले सकता है, ना जमीन को लूट सकता है। कौन सा वो डेथ वारंट है? इसलिए केवल और केवल हवाई बातें कर देने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर पैर रखना पड़ेगा, तभी हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड है ये केवल और केवल अपनी जमीन बचाने की एक लड़ाई है। दूसरी बात, खालिद जी, मैं आपकी बात की तरफ आता हूं कि ये लोग कहते हैं ये पूंजीपतियों के लिए है, हम ये कहते हैं कि ये एक किसान के लिए उसके हित में है, ताकि उसकी आय भी बढ़े, ताकि वो अपनी फसल के सही दाम भी ले सके, उसके अलावा अपना स्टॉक मेंटेन कर सके, अपनी मनमानी कीमत पर बेच सके। ये एमएसपी की बात जो करते हैं कि किसान का एमएसपी वो पूरे टाइम चलता रहे, एमएसपी को ये किसान, ये हमारे जो अपना किसान भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये केवल और केवल मतलब एक भाषण की बातें सीखी है, उससे ज्यादा ये बात ना समझना चाहते तो और समझ आती भी है अगर इनको, पूंजीपति कृषि में उतर जाएंगे तो वो जब समय होगा फसल का उस समय खरीदेंगे कम रेट पे और बाद में ज्यादा रेट पर बेचेंगे। यही तो डर है क्या सतीश जी? यही बात है ना सतीश जी, यही बात है ना? मेरे भाई आप जितने भी सरकारी उपक्रम हैं आप एक जी को भी बता देना। आनंद जी आ रहे हैं आपके पास। किस तरह आपने बेचने का काम किया आज तक। मैं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आपने किसी अब आप सरकारी उपक्रम पर आगे बढ़ाने का काम किया हो? आइए सरकारी उपक्रम पर बहस कर लेते हैं। अगर आज का विषय ये है, रेलवे को आज आप कृषि खड़ी कानून किए हुए पर हो, बहस करिए ना, फिर सरकारी उपक्रम पर भी बात करेंगे। क्योंकि आपको जब ये वो भी बताएंगे कि बीएसएनएल तब तक 14 साल में फोन मिलते थे और आज दूसरी कंपनियां आ गई हैं, तो फोन करते ही आपको नया कनेक्शन ले लो। आपको ये भी हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हैं। आप बोल रहे थे, हम चुप सुन रहे थे, लेकिन आप हिम्मत रखिए सुनने की भी। किस तरह आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। किस तरह आज यह सरकार टैक्सों की सरकार, टूल टैक्स की सरकार बन के रह गई। किस तरह आप डीजल पे, पेट्रोल पे सब्सिडियां खत्म करके, किस तरह टैक्स के बेहताशा वृद्धि करके आज देश की जनता को तरह इमाम करने पे लगे हुए हो। महंगाई किस चीज से बढ़ती है? ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट किससे चलता है? डीजल से। डीजल सबसे महंगा है, वो कहाँ पे चलता है? रोड पे। हर 30 किलोमीटर पर 1000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। आज इसी बात के ऊपर ट्रांसपोर्ट और किसान दोनों का आज फांसी खाने का काम है। और ये जो कानून आए हैं इसमें तो ऐसा है, खुद भी फांसी खानी, बच्चों का फांसी खिला के खुद फांसी खानी। ठीक है, तो इस तरह की बात। आनंद जी। खालिद भाई जी, बाटी जी से 3-4 बातों का मेरे को जवाब लेके दे दें। कानून तो अब आए और अडानी ग्रुप को पहले ही पता लग गया, 3 साल पहले से उन्होंने गोडाउन बनाने चालू कर दी। इसका मतलब इनका एग्रीमेंट पहले हो चुका था। जिस प्रकार नोटबंदी का केवल भाजपा वालों को पता लगा और उन्हीं के कार्यालयों से पैसे जमा हुए उससे पहले, उसी के साथ साथ बालकोट पे जो हमला हुआ उसका भाजपा की तरफ से लीक आउट हुई, एक पत्रकार को पता लगता है। किस प्रकार की व्यवस्था ये देश की चलाना चाहते हैं, अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। जब तक अभी मेरे भाई पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, आज हालात क्या ये देख ले। आज ही हरियाणा गवर्नमेंट ने कानून पास किया कि जो खिलाड़ी है, जो पदक खिलाड़ी है, उनको एससी और एसपीसी से अपने नियुक्ति नहीं की जाएगी। पीजीटी संस्कृत के टीचरों की भर्तियां रद्द कर दी, जो उनकी अभी लगनी थी 2019 में रिजल्ट दे दिया, लगने थे। किस पीटीआई टीचरों को भी ये पहले निकाल चुके हैं।
संस्कृत टीचर को पहले निकाल चुके हैं, 1500 ग्रुप डी के लोगों को पहले निकाल चुके हैं, ड्राइंग टीचरों को पहले निकाल चुका है। किसी को ये रोजगार भी देंगे क्या? इस प्रकार की व्यवस्था बना के लोगों को परेशान करने का काम करेंगे। भाटी जी से केवल ये जवाब लेके दे दें कि पहले तो तीनों कानूनों का ये फायदा बता दें, कानूनों के फायदे क्या है। ठीक है भाटी जी, जवाब दीजिए। ये भाषण पे भाषण तो दिए जा रहे हैं, पहले कानूनों के फायदे बता दें कि इससे ये फायदा हो जाएगा और किसान की फसल इस तरह से दुगनी हो जाएगी। उसके बाद आएंगे सुखवंत सिंह जी के पास, जल्दी से। भाटी जी जवाब दीजिए, आनंद जी ने जो सवाल उठाए। हाँ खालिद जी, मेरे साथी कांग्रेस के जो बोल रहे थे देश की अस्मिता से खिलवाड़ करना भी इन्हें आता है। जब चाइना का जिस समय इतना भारी भरकम चाइना के साथ वो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उस समय इनके जो नेता हैं वो जाकर के वहां के एम्बेसडर को मिलते हैं, बालाकोट का मखौलिया उड़ाते हैं, जबकि वहीं से अब स्टेटमेंट आई है कि 300 लोग मर चुके हैं। उसके बाद ये कहते हैं अडानी अंबानी ने गोदाम बना दिए। भाई अडानी अंबानी को लाने वाले भी कांग्रेस है, ये तो उस समय भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे वो सतीश जी पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे। सतीश जी जरा कांग्रेस से पूछ लीजिए कि कांग्रेस ने ही इस पेट्रोल डीजल को ओपन किया है, इन्हीं की कमेटी ने पेट्रोल डीजल को बाजार भाव के ऊपर छोड़ा है। आज इसके रेट बाजार के हिसाब से तय होते हैं, ये कांग्रेस के समय से हुआ है। इसलिए ये बातें करना ये वाजिब नहीं है। दूसरी बात, मेरे साथी आनंद जी कह रहे थे कि जरा इसके फायदे गिना दीजिए। आनंद जी मैं आपको पूछता हूं, इसके नुकसान तो गिनवाए ना आप, कौन सा नुकसान है? अगर किसान की माली हालत सुधर जाती है वो आपको गवारा नहीं है, वो आपको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि पूरे 70 साल कांग्रेस ने शोषण किया, नाम किसान का लिया, नाम गरीब का लिया, आनंद जी की आवाज नहीं आ पा रही है। दूसरी बात सुन लो भाई, सुनो अब सुन लो, जब जवाब का समय आता है तो सुन भी लिया करो। ये नहीं चलेगा पार्लियामेंट में सवाल उठाया और वॉकआउट करके चले गए। अगर आप लोग बहस करते तो उस समय ये स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कृषि कानून पर बात होती है, कांग्रेस का एक आदमी नहीं बोलता, और जब दूसरे मुद्दों पर बात होती है तो कृषि कानून पर बात करते हैं। ये नहीं चलने वाला, इसलिए राहुल गांधी तो बोल रहे हैं, भाग नहीं सकते। कल भी बोला उन्होंने, राजस्थान में भी बोला। एक तरफ तो आप ये बात कल बोला ना, कांग्रेस का सुयोजित किसान बोल रहा है के ऊपर पूरी चर्चा हुई, एक शब्द नहीं बोल पाए। पहले आप अपनी बात में तो आ जाए। ठीक, कांग्रेस तो रोज आपके खिलाफ सड़कों पे है। ठीक है सतीश जी, जल्दी से सुखवंत जी के पास मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस को प्रवक्ता जी से, जनता ने 70 साल में 20 साल का राज तो आप लोगों का होगा। आप किस तरह कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। 70 साल में फिर आपका भी तो 20 साल होगा किसान को लूटते हुए, आपका भी 20 साल हो चुका आज किसान का भी लूटते हुए। और किस तरह आपके राज में आज से आप 7 साल पहले के रेट उठाइए, किस तरह धान 5,051 रुपए बिकता था और आपके राज में आज धान 1,500-1,600 रुपए बिक्री में ही नहीं आ रहा। आप किस तरह आज किसान को मारने का काम कर रहे हैं मेरे भाई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल ठीक बोला था, जहाँ पे विरोधियों को गद्दार समझा जाएगा तो वहां पर तानाशाही शुरू हो जाती है। ठीक है, सरकार ने क्या लगता है कि ये खरीदने का काम भी किया है, जो फसलें कभी खरीदी नहीं जाती थी एमएसपी और पर। कांग्रेस ने ये किया तो हमने ये किया, क्या इससे समस्या का समाधान होगा? क्या देखो, कांग्रेस को उसकी कमियों की वजह से ही तो बाहर किया गया था। बीजेपी को चांस है तो बीजेपी समस्या को तो सुलझाए कि जो कांग्रेस ला रही थी उसी को लागू करेंगे। खालिद भाई, मैं तो पहले ही कह चुका कि ये दोनों मिक्स करके और देश के किसानों को इन्होंने 70 साल तक लूटा है। अभी भाटी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये किया तो मतलब ये पेट्रोल डीजल ओपन कर दिया। अब कांग्रेस ने कोई चीज कर दी तो आप उसी को सुधारने के लिए तो जनता से वायदा किया था ना आपने, आप अब क्यों नहीं ठीक करते? आप इस बात का अब क्या रोना है कि कांग्रेस ने ये कर दिया, ये किया जी। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा आपको खालिद भाई। आधार कार्ड इस देश में ऑप्शनल है, जैसे अब ये कहते हैं ना भाई ये कानून ऑप्शनल है। कल मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी बयान सुना कि ये ऑप्शनल है। आधार कार्ड पीएम ने भी कहा था कि ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ ना आपको, जैसे आधार कार्ड है ना वो ऑप्शनल है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से उसको दे सकता है, लेकिन आप हालत देखिए
आपको एक सिम नहीं मिल सकती। आप क्या सिम लेते वक्त ये कह सकते हो जी मैं तो नहीं दूंगा आधार कार्ड को, दूसरी आईडी ले लो, आपको सिम नहीं मिलेगी। वो ऑप्शनल जो है ना मैंडेटरी में हो गया। इसी प्रकार ये कानून जिनको ये ऑप्शनल कह करके इस देश की जनता को बहकाते हैं ना, वो मैंडेटरी हो जाएंगे इसके लागू होते ही। आधार कार्ड आप कहीं पर भी जो है ना ये आप नहीं रोक सकते, आप बैंक में जाओ, सिम तो एक छोटी सी बात है। तो ये ऑप्शनल के नाम पर जो है ना मैंडेटरी बना करके और फिर ये कॉर्पोरेट को लूटेंगे। दूसरी बात, भाटी जी के पास से आप कितने सवाल पूछ लो, वो तो एक रटाई भाषा बोलते हैं। और एक बात समझने की है खालिद भाई, और पूरे देश के किसानों को और पूरे देश को भी समझने की है, इसको किसानों का आंदोलन कह करके संकुचित ना किया जाए, क्योंकि ये जन जन का आंदोलन है। क्योंकि जिस प्रकार से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो कालाबाजारी की बात है वो पूरे देश को त्रस्त कर देगी। और जो खाने की जो चीजें हैं, अनाज से एसेंशियल तो कोई भी कमोडिटी नहीं है खालिद भाई, वो सबको चाहिए होता है, उसको महंगा करना, क्योंकि ये लोग अपने जो साइलो इन्होंने बना लिया अंबानी अदानी ने, उसमें स्टॉक करके पूरे देश को भूखा मरने पर ये मजबूर कर देंगे। और ये इस देश की सरकार जो बीजेपी की सरकार है, वो अपने कॉर्पोरेट मित्रों के साथ मिलकर के इस देश को पूरे पूंजीवाद के उसमें फेंक देना चाहती है। हर आदमी की गर्दन पूंजीवाद के ऊपर होगी। अब इस बात को ये विड्रॉ क्यों नहीं करते, मेरे को तो एक ही बात समझ में नहीं आ रही। और ये बात ये क्लियर भी नहीं कर रहे। अब ऑप्शनल है जी, इनका ऑप्शनल, माननीय प्रधानमंत्री जी ऑप्शनल, असीमित भंडारण की छूट क्यों? आम आदमी भी रहता है यहां पर, उसका भी तो ख्याल करना चाहिए। इससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगा। खालिद जी मैं बोलूं क्या? हाँ सर बोलिए, बिल्कुल। खालिद जी देखिए, सबसे पहले मैं सुखवंत जी की बात की तरफ आता हूं। सुखवंत जी, कोई भी कानून बनता है, पार्लियामेंट या स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किसी भी कानून को अमेंड कर सकती है। अगर मान लिया सेंट्रल एक्ट है तो पार्लियामेंट करेगा, स्टेट एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किसी भी कानून में उसके सुधार की गुंजाइशें हमेशा रहती है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कितनी बार अमेंड होने के बाद आज इतने प्रभावी हैं देश में, जिनके ऊपर बहुत कुछ काम चल रहा है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कांग्रेस के समय आया, राजीव जी के समय आया, उसमें 7 बार अमेंडमेंट हो चुकी है और आज इतना प्रभावी कानून वो बन चुका है कि कंज्यूमर कोर्ट्स पूरे देश में काम कर रही हैं और तुरंत न्याय देने का काम करती हैं। इसलिए ये डरावना जो है ये छोड़ दीजिए। ये डरावना, ये डराने से काम नहीं चलेगा। एक दूसरे की तारीफ करते रहिए, किसान चाहे बैठा रहे। ठीक है, बोलिए भाटी जी, बोलते रहिए। नहीं सुनिए जरा, किसान बैठा रहे। देखिए, किसान तो अपने खेत में लगा हुआ है, किसान रोड के ऊपर कैसे बैठ जाएगा? उसकी फसल का समय चल रहा है, किसान कहाँ है? अब ये तो सर ये आपके तर्कों का तो समझ नहीं आ रहा है। केवल चलाए रखना जो सड़कों पे किसान बैठा है, ये जो बैठे हुए हैं आपको सब बाहरी लगते हैं, ये ना बताना तो समाधान हो गया। भाटी जी बातचीत तो हो गई। फिर आंदोलनरत लोग हैं, उनके उद्देश्य का पता लगता है। सर तो प्रशासन आपके पास है, उनके उद्देश्यों का तो पता लगाइए। बोले उद्देश्य तो बिल्कुल क्लियर है, आप बताइए ना। हम तो ये कहते हैं, माननीय 11 दौर की बातचीत केंद्रीय मंत्री जी के साथ हुई, बार बार उन्होंने ये पूछा कि आप जिस कानून को काला कानून कह रहे हैं, उस काले कानून में वो धारा को बताइए जो काली है। मन से 10 रुपए मन का रेट अंग्रेज सरकार ने मानना पड़ा था। आज किसान भी इसी मूड में है। किसान आज काम करने के मूड में नहीं है, खड़ी फसल में आग लगाने के मूड में है। फिर देख लेना, ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार इस देश को विदेश से लाएगी या उद्योगपतियों के कारखानों से खिलाएगी। आज किसान पूरे का पूरा मन बना चुका है। आज 70 साल से किसान गुलामी की जंजीरें झेल रहा है। सिर्फ 1947 में सरकार आजाद हुई है। किसान की आजादी आज तक किसान को नहीं मिली है, नहीं उसको आज तक अपना रेट फिक्स करने का अधिकार मिला। और आप आज जिसको फसल उगा के अपने बच्चों का पालने का काम करते हैं, आप आज उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। अरे कैसी सरकार है मेरे भाई, इस तरह तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं होता था जैसा आप कर रहे हैं। ठीक है आनंद जी, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए जिससे कि सरकार पर भी दबाव बने
और ताकि किसान जो बैठे हुए हैं उसकी समस्या का समाधान निकले, क्योंकि आप देश में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी है। आरोप प्रत्यारोप से काम सिर्फ नहीं चलेगा। खालिद जी, संसद में राहुल गांधी जी बार बार आवाज उठा रहे, सड़कों पे हमें सबको आदेश है, हम आवाज उठा रहे, परंतु इस अंधी बेरी सरकार को समझाए कौन? हम तो किसान के साथ खड़े ही हैं, और हमने वादा भी कर लिया कि जब भी हम सत्ता में आएंगे एमएसपी रेट का कानून हम पास करेंगे और ये तीनों कानून निरस्त करेंगे। विपक्ष का जो भूमिका हम पूरे सत्य से मारे हैं, इनकी तरह बेईमानी हमारे मन में नहीं है। जो भी हमने बात की हमने पूरी की। पिछली बार हरियाणा में सरकार थी कांग्रेस की, हमने बिजली के बिल माफ करने की जो इनसे वादा किया किसानों से, 16,000 करोड़ के बिल हमने माफ किए। एमएसपी रेट लागू किसने किया? कांग्रेस ने सरकार ही एमएसपी रेट लागू चालू किए थे। धीरे धीरे जैसे समय के अनुसार मांगे बढ़ती है, उन्हीं मांगों के अनुरूप जो सरकारों को चलना चाहिए, और कांग्रेस ने वो काम किया, हम चलते रहे। अभी जब कांग्रेस की सरकार आ जाती तो 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देने की बात आम आदमी को कर रहे थे, 5100 रुपए पेंशन देने की बात कर रहे थे, वो तो ये हमारे बीजेपी वाले नकल नहीं कर रहे। लास्ट कमेंट के तौर पर फ्री बिजली किसने दी? हमने दी। सुखवंत सिंह जी लास्ट फ्री बिजली किसने दी? हमने दी। ठीक है आनंद जी लास्ट कमेंट लेंगे आपसे, पहले जरा सुखवंत जी के पास चला, सुखवंत सिंह के पास चला जाए। सुखवंत सिंह जी, सवाल यह है कि आपके इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देके एक तरह से किसानों के वो साथ आ गए। क्या लगता है कि और भी लोगों को इस्तीफा देना चाहिए ताकि सरकार पे दबाव बने? देखो खालिद भाई, चौधरी अभय सिंह चौटाला चौधरी देवलाल के नक्शे कदम पर चलते हैं और किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और हम इस बात को ये नहीं कहते कि हमने को किसानों पे एहसान किया है, हम क्योंकि हम भी किसान के घर पैदा हुए हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला खुद अपनी खेती किसानी करते हैं, हमने पिछले दिनों देखा कि वो अपना गेहूं निकाल जल्दी से सर। और ये किसानों को जिस प्रकार से जिस चीज के हम तन मन धन से चौधरी अभय सिंह चौटाला किसानों को गोली मारी थी ना, जब बिजली के बिल माफ की बात करते थे, जब कांग्रेस की सरकार जब भी हमने माफ किया। बाटी साहब आप अपनी बात आप बताओ ना, आप बताओ, इतिहास को छोड़ो, अब आप सत्ता में बैठे हो। आप कभी हमारे पर आरोप लगाते हैं, कभी उधर लगाते हैं, आप अपने ये आनंद जी बोल रहे हैं। जब किसानों ठीक है, बिजली बिल ठीक है, जल्दी से बिजली के बिल हम माफ कर देंगे। सुखवंत सिंह जी जल्दी से आपने बोलियो तो उनको बोल दिया। ठीक है आनंद जी, आपके पास लास्ट कमेंट के लिए आ रहे हैं ना, थोड़ा सुन तो लीजिए, आप अपने बारे में बोलिएगा भाई। जल्दी से देखो, हड़बड़ाओ ना और किसी चीज को जो है ना वो मत करो। कांग्रेस का जो दामन है वो किसानों के खून से लाल है। केंद्र में आप लोगों की लंबे समय तक सरकार रही है और आप लोगों ने क्या किया, किस प्रकार के काम लेकर क्या है, ये आरोप चलता रहेगा, ये राजनीतिक है। सतीश जी क्या चाहते हैं आप लोग? कैसे सरकार मानेगी आपकी बात? और नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? भाजपा से मिलकर त्याग पत्र दे रहे हैं। ठीक है आनंद जी आ रहे हैं। बनी हुई है 14 तारीख 16 तारीख 18 तारीख को पूरे देश का किसान कैसे त्याग पत्र दिया, आप बताओ इसको। कहीं ऊँट से या झूठ मत बोलो यहाँ पर बैठ कर, कहीं ऊँट से प्रदर्शन हम लोगों ने किसान के हित के लिए त्याग पत्र दिया है। किया जाएगा। इस तरह गली गली मोहल्ले में इसको प्रदर्शन को बढ़ा के, ठीक है, और सरकार प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा। आनंद जी लास्ट कमेंट के तौर पर समाधान कैसे होगा? जल्दी से सर, वक्त नहीं है। आनंद जी, हाँ जी, कैसे समाधान? ऐसा ही तीनों कानून निरस्त करे, किसानों से नए सिरे से बात करे और एमएसपी का कानून पास करे। ठीक है भाटी जी, क्या नए सिरे से बात हो सकती है किसानों से और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सकते हैं आप लोग? कि अगर एमएसपी कानून पास कर दे तो सतीश जी कांग्रेस के सुन लो जल्दी से भाटी जी, वक्त नहीं है हमारे पास कि हम ये करेंगे। अरे भाई तुम बाजरा जरा राजस्थान में खरीद लेते, धान जरा सर, फिर बाजरे पे घूम क्या वक्त की कमी है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार 79 दिन हो गया आंदोलन का और लगातार इस बात को लेकर बैठते हैं कि कोई समाधान निकलेगा, लेकिन ये इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कब इसका अंत होगा, लेकिन